अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है, द लिगेंड मेटल बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कोवेलेंट नेचर। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसका जो नेचर होता है ना कोवेलेंट होता है। बेसिकली कोवेलेंट का ही टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए इसके अंदर कैसा नेचर आ जाता है, कोवेलेंट नेचर आ जाता है। ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जहां पे क्या होता है कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देता है। डोनेट नहीं कहेंगे, शेयर कर देता है। ठीक है, तो जिस कारण से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है कोवेलेंट इन नेचर हो जाते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, कहता है ईच लिगेंड शुड हैव एटलीस्ट वन फील्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपको पता है कि s में एक ऑर्बिटल होता है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, d में कितने होते हैं, 5 होते हैं, और f में कितने होते हैं, 7। अच्छा, g में कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है। यानी कि आपको जो है यही तक जो है जानना है, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोगों का काम बन जाए। सर जी भी आता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जैसे समय के अनुसार से क्या होगा कि नए जब डिस्कवर होंगे तो GH भी आएंगे। अभी तक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट है, तो उसके अनुसार से F तक काम चल जाता है। लेकिन इन फ्यूचर में ऐसा जरूरी नहीं है कि F ही तक एलिमेंट रहे, तो हो सकता है कि G के भी एलिमेंट आए, तो हम जो है उस समय के अनुसार से आपको मैंने बता दिया। ठीक है, खैर उसके बाद नई थ्योरी आएगी, ये एग्जैक्ट इसमें अंदर बहुत सारे लिमिटेशन भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करेगा टाइम के अनुसार से क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें जा रही है। ओके ओके, अब यहाँ पे कहता है सेकंड पॉइंट, अगर एक लिगेंड डोनेट करेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, कोई भी लिगेंड करेगा तो पूरा का पूरा एक ऑर्बिटल को फिल करना। ऐसा नहीं करना कि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, एक s में दे देना या एक p में दे देना, या p में है तो एक यहां दे देना, यहां दे देना, नहीं। जब भी एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो एक कंप्लीट ऑर्बिटल को फिल कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी, कब, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा लिगेंड। आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो वहां पे ऐसा यूज नहीं कीजिएगा। हम जब कब की बात कर रहे हैं, जब लिगेंड, क्योंकि लिगेंड जब भी डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है डोनेट करेगा, और जिस कारण से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा एक ऑर्बिटल। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या करता है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर। बेसिकली अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपने सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया। जितना आपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, अगर एक किया तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 2 किया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर 3 किया तो कितना हो जाएगा, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 4 किया तो कितना हो जाएगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ओके, अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल एटम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस। जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, देखो ऐसे भी आ सकते हैं, जो एक्सेप्ट करेगा वो कैसा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो आप लोगों, और जो डोनेट करता है वो कैसा हो जाता है, जो है बेसिक नेचर हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि सर जितना ज्यादा यानी कि क्या करेगा कि डोनेट करेगा, उसका जो है वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड, और वो उसका नंबर जो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहता है, दिस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। इसमें समझाने के लिए आपको यहां पे लेता हूं एक S और एक P लेता हूं। अभी अगर से आपको थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा का पूरा जो है समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। फिलहाल अभी आप, मैं रूल बता दे रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर में इन सब रूल का हम लोग यूज करेंगे। मान लो कि ये S है और ये P है,
ठीक है, अब ये क्या कहता है कि जब ये इंटरमिक्स हो, हाँ बोलिए हरीश, कुछ पूछना चाह रहे हैं? रिपीट कर दो फिर से अच्छे। फोर्थ पॉइंट, यस सर। फोर्थ पॉइंट फिर से बता रहे, चिंता मत कीजिए, आपको 1 मिनट में जो फिर से वापस उसको समझाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जब आप क्या कर रहे हो, दो ऑर्बिटल का मिक्स कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे S और P को क्या करा रहा हूँ, मिक्स करा रहा हूँ। अगर जब मैं S और P को मिक्स कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, एक नया टाइप का ऑर्बिटल बनेगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे एक ये है P का और यहाँ सॉरी एक S का है और 3 क्या है, P का है। यहाँ पे कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3 sp3 एंड sp3 एंड sp3 हो जाएगा। ओके ओके, Yes, अब यहाँ पे ऐसे sir. समझो इस फोर्थ पॉइंट को कि मान लो कि आपके पास 2 लड्डू है, एक है बूंदी का लड्डू और एक है मोतीचूर का लड्डू। अब आपको क्या करना है कि दोनों को सबको बांटना है और सबको जो है बराबर मिलना चाहिए, सबको मोतीचूर भी मिलना चाहिए और जो है बूंदी का भी लड्डू मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उन सबको मिक्स कर देंगे तोड़ के, और फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे गोले बना देंगे और जो है सबको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबको क्या मिल जाएगा, मोतीचूर के लड्डू और जो है बूंदी के लड्डू मिल जाएगा, सेम टाइप के मिल जाएंगे। जब सेम टाइप के मिल जाएंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके, अच्छा यही पॉइंट ये देखिए कहता है, दिस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करता है, हाइब्रिडाइज में चले जाता है, जिसका जो हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल। और ये जो जितना यहाँ पे है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है, तो यहाँ भी कितना ऑर्बिटल बनेगा, 4 ऑर्बिटल बनेगा, और उन सभी की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। Same. ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया? Yes, Yes. sir. ओके, फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट बड़ा आसान सा है। ये कहता है कि द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि S का स्पेरिकल होता है, P का डंबल होता है, D का जो है डबल डंबल होता है, और F का हम लीफ लाइक या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कहता है ना, जब लिनियरली मैच करेगा तो वहां पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड का बनेगा। ये जो बन रहा होगा बॉन्ड जब लिनियरली, लिनियरली का मतलब होता है एक दूसरे एक्सिस पे। हाँ बोलिए, क्लिक रेज है एंड है। सो एस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है या पी ऑर्बिटल की? एस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है टी की या कि डी की या एफ की। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो एनर्जी हम लोग भरते हैं वो कैसे भरते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है एफ की होती है, फिर डी की होती है, पी की होती है। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p2 शायद इतने से क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो एनर्जी है 2p की ज्यादा होती है, 2s की कम होती है, इस प्रकार से सो ऑन होते चले जाता है। डिपेंड करता है n+l पे, रूल पे। सिंपली हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, कई बार ऐप में भी 2 चीजें आ जाएंगी जिसका सेम हो जाएगा, तो फिर आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, n से। ठीक है मनीषा? यस सर। अच्छा मोहित, कैलाश आप ही का नाम था ना? यस सर। ओके ठीक है, अब नया नाम लेके आए, बढ़िया है, सही है। ओके, तो ये कहता है कि जब आपके पास क्या हो जाएगा कि जब 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जो है कोऑर्डिनेट इसको कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं, कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब कहोगे सर पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो पाई बॉन्ड भी देख लीजिए कैसे बनता है। शायद बहुत सारे, Sideways overlapping हाँ, से. साइड बाय साइड से जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, ये चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कहते हैं द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिनियरली ओवरलैप। लिनियरली का मतलब होता है एक ही रेट,
with filled orbital of the ligand to form coordinate covalent sigma bond between the metal and ligand, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अच्छा लास्ट पॉइंट, सॉरी 6 पॉइंट, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में, सपोज करो कि ये ऐसा है तो दूसरा आके ऐसा जो है कर जाए, नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन में होगा तभी जाके क्या करता है, ओवरलैप करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में जो हम लोग क्या कर देंगे जो है ओवरलैप करा देंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, नहीं, एक पर्टिकुलरली यानी कि लीनियरली अगर जो ओवरलैप करता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर जब ये पर्टिकुलरली डायरेक्शन से आएगा तो उसका ज्योमेट्री भी तो फिक्स होगा, बोलिए। Yes, sir. जब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और जैसे इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। क्यों फिक्स होती है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे आप लोग अगर जब पर्टिकुलर एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस कॉमन सी बात है कि आप Yes. लोग अगर जो 6-7 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है, और सबको बराबर समय देके जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी को 3 घंटे 1.5 घंटे इधर दे रहे हैं, तो चीजें जो है आपका रिजल्ट आएगा। वही कहता है कि जब ये एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है तो जिस कारण से इसका जो शेप होता है वो हमेशा, ज्योमेट्री बेसिकली शेप नहीं कहेंगे, शेप जो होता है वो जो है चेंज होते रहता है, लेकिन ज्योमेट्री हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साइन का फिक्स हो जाता है। क्या 6 पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. ओके, Sir. अब देखो सेवेंथ Yes, sir. आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझिएगा। कहता है कि n-d ऑर्बिटल जब होगा, अगर हम क्या कर रहे होंगे, इनर ऑर्बिटल यूज कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों की मन में आ रहा होगा कि कभी जो होगा dsp3 कब आता है सर, कब जो है sp3d2 आता है। अब कहोगे सर दोनों तो सिमिलर ही है, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल, इसकी भी ऑक्टाहेड्रल, तो डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस में समझाने का प्रयास करता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर इनर डी ऑर्बिटल का यूज करोगे तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, d2sp3 हो जाएगा। अगर बाहर वाले डी का यूज करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने क्या किया कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर अंदर वाले डी का यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं d2sp3, और अगर जब बाहर वाले यूज करेंगे sp3d2। आपको थोड़ी देर में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा मुझे बताइए, जब अंदर वाले डी का यूज कर रहे होंगे, जैसे मान लो आप लोग घर में रहे होंगे तो आप लोग क्या कहते हैं, इनर में है, घर में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब हम घर में रहते हैं तो क्या होता है कि कभी भी कहीं भी जा नहीं सकते, जा पाते हैं क्या? जैसे मान लो कि आप लोगों को कभी पिकनिक जाने का मन हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं, यानी कि क्या होगा, परमिशन मिलेगा तब हम जाएंगे। तो लो स्पिन होता है, यानी कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो जाता है, स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और जब हम घर में रहते हैं तो सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, यानी कि पेयर्ड में रहते हैं, इसका स्पिन कैसा हो जाता है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको उससे क्वेश्चन मिलेंगे, इन टर्म का यूज करके आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब कहता है कि अगर आपने आउटर डी का यूज किया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जो कि ये है। ठीक है, ये कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर जब घर के बाहर है तो आप क्या एकदम बिल्कुल जहां मन तहां घूम सकते हैं, तो इसका स्पिन कैसा होगा, हाई स्पिन होगा। और यानी कि किधर भी जा सकते हैं, आपका मन हुआ जब आप कॉलेज जाओगे, जैसे मान लो दिल्ली का कॉलेज है तो आप लोगों को सपोज करो कि जाना है उत्तराखंड, लद्दाख जाना है, क्या करोगे, किसी से पूछोगे? यानी कि स्पिन फ्री है, यानी कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली आपको बताता। और यहाँ पे एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसको डायमैग्नेटिक कहेंगे। देखो डाई का मतलब दो होता है, कि जब जब पेयर्ड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहते हैं। पारा मतलब होता है पर मतलब होता है अकेला। जब वो अकेला होगा तो पारामैग्नेटिक होगा। एक और बात याद रखिएगा कि पारामैग्नेटिक होगा तो कंपाउंड जो है ना, जो है कलर होगा, कलरफुल होगा या कलर्ड होगा।
ठीक है। अगर डाई मैग्नेटिक होगा तो कलरलेस होगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको सीधे सीधे, वैसे तो आगे ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप इतना से जो है काम पता कर सकते हो कि कौन किसके अंदर जो है कलर है। एक और बात यहीं पे मैं बता देता हूं आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। आप लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुना है? Yes. अब इसी को मैंने क्या कर दिया, पंजाब नेशनल कॉर्पोरेटिव कह दिया। ये जब भी दिखे ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। अब कहोगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हम क्या करें? ये बेसिकली क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अंदर कर देगा। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे मान लो कि आप लोगों के स्कूल में या क्लास में जो है मॉनिटर होगा, है सभी के स्कूल में होगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आप लोग 12th में हो, 12th ए 12th बी में, तो इसी प्रकार से ए और बी का जो है मॉनिटर होता है। अगर जिसका मॉनिटर अच्छा होगा, पावरफुल होगा, तो वो क्या करेगा, सबको फटाफट से धक्के मार के अंदर कर देगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्के मार के करेगा। कैसे करेगा, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, सर इतने आप बुरे लोग, नहीं होते मॉनिटर्स। हाँ क्या बोले शीतल? सर इतने बुरे नहीं होते मॉनिटर्स। अब मैं समझाने के लिए, आप लोग उस भावना में मत जाओ। बेसिकली हम लोग जो है समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे मेरे स्कूल में तो होता था, तो वो जो है पावरफुल होता था, तो वो क्या करता था, सबको जो है तुरंत कहता था चलो 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 जल्दी से क्लास में, तो जल्दी जल्दी जाना सर पड़ता था। मैं क्यों ऐसी? ओके ठीक है। मैं अब नहीं मान हूँ। लो, हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड, तब तो आप बढ़िया हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है, जो मॉनिटर सोया रहेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। ये क्या करेगा, ठीक है कोई आ रहा है, ठीक है नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, पढ़ रहा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो होता है, अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, पी से फास्फोरस होता है, एन से नाइट्रोजन होता है, सी से कार्बन होता है। अगर जब फास्फोरस के कंपाउंड या नाइट्रोजन के कंपाउंड या कार्बन के कंपाउंड दिख जाए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए। अगर जब सल्फर के, ऑक्सीजन के या हेलोजन के आपको दिख जाए तो वो कैसे हो जाएंगे, जो है वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। यही वो कहता भी है, CO, CN, NH3, ये सारे कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या काम करेगा, जस्ट अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट कहता है, ग्रेटर ओवरलैप जो होगा तो उतना ज्यादा बॉन्ड का ग्रेटर जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा। जैसे मान लो कि शुरू में इतना सा ओवरलैप कर रहा है तो इसका जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। अब यही देखो इतना आ गया तो इसका ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा और इसी प्रकार से जो है ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा तो उतना ज्यादा जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं छोटी छोटी, हाँ बोलिए साक्षी। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है साक्षी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? अच्छा बॉन्ड क्या, ओके ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं वो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर जो ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर जो कम है तो यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका क्या है, कम है। और कुछ पूछना है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और कम है? वो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार से देखना पड़ेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी डिफरेंस, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा आयनिक का होता है। फिर उसके बाद जो है आपको अलग अलग फजांस रूल के अनुसार से हमें जो है पढ़ना पड़ता है। वो अलग अलग एक अलग ही टॉपिक है। फजांस रूल के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है मेजर करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो ये तीन बातें याद रखनी होगी। देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे sp3d2 हो तो भी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, d2sp3 हो तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर sp3d यानी कि 5 हो जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। एक्चुअली इसका जो शेप होता है ना, वो बाइपिरामिडल के जैसा होता है। जैसे मैं आपको कैसे दिखाऊं, यहाँ पे मैं एक बार बनाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से जो है बने होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे उतना एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप समझो कि ये कैसा होता है, ट्राइगोनल शेप के जो है बाइपिरामिडल होते हैं। एक नीचे रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर के ऊपर जो है इस प्रकार से चारों तरफ से जो है जोड़े रहते हैं, तो जो है उसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर इनर डी का यूज करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है,
बाहर का अगर डी नहीं है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता होगा sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और आपका sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए तुम्हें याद ही नहीं रखना है, 6 होंगे तो सीधे सीधे हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्टाहेड्रल कह देंगे। 4 में आपको याद रखना है कि एक sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, और अगर dsp2 होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ तो सारी चीजें जो है आपको क्लियरिटी होगी। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, 10 मिनट जो है आप लोग यहीं पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अब आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। नहीं तो ये सारी चीजें आप लोग को देख के जो है डर लगेगा, मैं इसलिए आप पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आप बाद में भी देख सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, NiCN4-2। हमने आपको पहले क्लास में बताया था प्राइमरी वैलेंस। क्या आप लोगों को याद आता है प्राइमरी वैलेंसी निकालने? ऑक्सीडेशन नंबर से सर। हाँ, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? सर सेंट्रल मेटल एटम। वेरी गुड। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, जिसका निकालना रहता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स, और CN पे कितना होता है, -1 होता है, तो -1 × 4 = -2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 - 2, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी जो हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसी को मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूं। यस सर। ओके, सेकंड। देखिए टोटल किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं सारे इस क्वेश्चन से निकालता हूं। सेकेंडरी वैलेंसी, तो हाँ सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट हम निकालते हैं, EAN निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, EAN निकालते हैं। EAN का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अच्छा निकेल का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। वेरी गुड। तो 28 होता है निकेल का। आप लोगों को याद रखने का तरीका बताए तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई क्यों नहीं जानता। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। ओके, अगर यहाँ पे बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अगर मोनोडेंटेड है, पहले ये देखना होगा मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है। सर मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। अगर जब बाइडेंटेड होता तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 4 × 2 × 2 कर देते हैं। अगर जब ट्राइडेंटेड होता तो हम लोग क्या कर देते हैं, EDTA के याद रखिएगा, हेक्साडेंटेड होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने EAN निकाल लिया। फोर्थ पॉइंट, आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। हम लोगों ने जितना पढ़ा है सारे का यूज करेंगे अभी तक जितनी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मैंने बताया था निकालने का तरीका, SS पब्लिक स्कूल DPS, ठीक है, और फॉरेन डेयरी पब्लिक स्कूल। मुझे किसका निकालना है, निकेल का। तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं SS पब्लिक स्कूल एंड DPS। ठीक है, मेरा ख्याल से यही तक हमारा काम चल जाएगा। ओके, मैं यहां से नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 एंड 4, 2P 3P एंड 4D। ओके, 3D, सॉरी यहाँ पे 3D। ओके, अब यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे S में 1 ऑर्बिटल है 2, P में अगर 3 ऑर्बिटल है 6, और जो है इसी प्रकार से D में 10, F में जो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 है। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आर्गन 18 एंड 3D 4s2 3d8। हाँ, मैंने जो है क्या करा, डिजिट के अनुसार से इस प्रकार से अरेंज कर दिया। डी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी तो वो मुझे पता है इसकी ज्यादा, लेकिन हमने क्या करा कि सीक्वेंस के अनुसार से लिख दिया। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए।
No, sir. No, sir. ओके अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, निकेल तो है नहीं, निकेल है क्या, क्या है, निकेल +2 है, क्योंकि यहाँ पे Yes. जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, तो उसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या है, निकेल +2, तो निकेल +2 है, तो यहाँ पे हमारे पास एस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैं यहाँ लिख देता हूं आर्गन 18 एंड 3D8 एंड 4s0। अब किसी के मन में आएगा कि सर 3D8 से क्यों नहीं दिया, एक्चुअली 4s से क्या हो जाता है, आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, 3D से जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, जिस कारण से s ऑर्बिटल क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि एस वाला जो है आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट है तो बता दीजिए अभी। फिर कौन 3D10 आएगा? हाँ क्या बोले अनमोल? 3D10 आएगा 3D। कोई बता सकते क्या कह रहे हैं अनमोल? बोल रहे 3D10 आएगा। 3D10 नहीं आएगा बेटा, हमारे पास यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमारे पास देखो, आपके पास टोटल 28 होना चाहिए ना, तो यहाँ तक 20 होता है, और इसके पास कितना है लास्ट में, 20 तक काउंट कर लो, देखो 2 2 4 6 10 12 18 20 28, हमारे पास 28 से तो ज्यादा नहीं हो सकता। आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि सर हम 3D10 क्यों नहीं कर सकते, आपको पता है कि पहले 4s2 भरते फिर 3D8 भरते। हाँ बोलिए मनीषा। सर मुझे ये पूछना था कि हम जो एटॉमिक नंबर है उसे ऐसे इनर्ट गैस, इनर्ट जो गैसेस है उनका यूज करके कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो नियरेस्ट आपको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जो दिखेंगे ना, आप उनका यूज कर लेना। जैसे देखो मैंने यहाँ पे आर्गन का यूज किया, 18 होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा। दो कौन कौन से जो होते हैं नोबेल गैस, आप लोग तो डाइवर्ट कर दे रहे हो। हे निहार, करो, जेरोक्स, रंगीन। रंगीन। ठीक है, तो ये कितना होता है, 2 होता है, ये कितना होता है, 10 10 होता है, ये कितना होता है, 18 18। होते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 8 8 18 18 एंड 32। ठीक है, Yes. अब यहाँ से कितना हो जाए, हाँ बोलिए। ये तो पता, पर ये नहीं पता लगता कि जैसे कोई भी इनर्ट गैस इसके बाद 3D या 4s ऐसे कैसे लिखना है? देखो आपने शायद आप अभी लेटेस्ट आए हो, यस मैंने सर। जिनको पढ़ाया हुआ होगा तो उनको ये दिक्कत नहीं आ रहा होगा, जिनको मैंने Yes, sir. हाँ उनको तो मैंने 118 प्लग जो है करवा दिया था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। किसी टाइम आप जो है बाद में पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो अलग एक बिल्कुल एक पूरा लेक्चर लगता है वो सारी चीजें सिखाने में। ओके मनीष सर, अभी आप फिलहाल इतना समझ लो कि जो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे 18 है ना, तो 18 की जगह पे हम आर्गन लिख देंगे। 36 होता है तो 36 इलेक्ट्रॉन तक हम लोग क्या लिख देते हैं, क्रिप्टॉन लिख देते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है आगे करते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, डी ऑर्बिटल है, तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5. 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है डी 1 2 3 4 एंड 5, आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरना है, या सबको पहले एक एक पूरा भरते हुए चले। So पहले 1 पहले electron पहले से एक पहले। इलेक्ट्रॉन को फिल भरना, करना है सर। हाँ ऐसा नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन देके तो पहले 2 2 भर दे, नहीं। हमने क्या करा कि 5 एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर बच गया तो पेयरिंग करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, समझ जाना कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक थोड़ा सा गैप इधर आ गया। ओके, अब ये इस प्रकार से एस हमारा खाली है, बोलिए ये तो 3D है, Yes, sir. ये क्या है 4s है। आपके पास ऑर्बिटल की कमी नहीं है, इनफिनाइट ऑर्बिटल होते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि सर हम यहाँ पे खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास क्या होता है, इनफिनाइट ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं, आप चाहो तो यहाँ आगे भी लिख सकते हो, 4s 4p, इस प्रकार से जो है आप जो मन Sir जो है पहले 4p नहीं आएगा? 4p आएगा, तब D आएगा। ओके, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा जो है लिख सकते हैं।
4 1 2 3 4 and 5 4p and 4d। खैर अब जितना का जरूरत होगा उतना ही। अब जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में, मेरे को जितना जरूरत होगा हम उतना ही यूज करेंगे। हमारे पास इन्फिनाइट है, यहाँ पे 4 है तो मुझे 4 ही बॉक्स चाहिए, तो मुझे डी का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं कि 4d 5d सारे खाली पड़े हैं, लेकिन जितने का यूज होगा। अब ऐसे समझ लीजिए, मान लो कि चीनी जो है मेरे को 1 महीने में 1 kg का जरूरत पड़ता है, मैं 2 kg खरीद लूंगा तो मुझे पता है कि अगले महीने जो है चले जाएगा, यानी कि उसका हम पता है कि आगे जो है वैकेंट और बैटल है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज करेंगे। अब जो आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, ध्यान से सुनना, CN यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। Strong. अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से लिगेंड है तो ये क्या करेगा कि सबको धक्के मार के पेयर करा देगा। यस सर। तो ये यहां से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव होके कहां चले जाएगा, यहां पे चले जाएगा। और जैसे ही, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पावरफुल है, ये पावरफुल वाले आदमी क्या करते हैं कि दूसरे को धक्का देके क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और जैसे ही शिफ्ट कर देगा, और आपको CN को कितना ऑर्बिटल चाहिए, 4 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका यूज ऐसे नहीं हो रहा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के आने के कारण ये क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को जो है धक्का मार दिया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को उसको रखने के लिए जो है कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 चाहिए। एक D का यूज कर लेंगे, एक S का यूज कर लेंगे, और अभी भी हमें कितना P चाहिए, 2 P चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2। अब इन्होंने क्या कहा, ये क्या है, 3D एंड 4S एंड 4P। अब इन तीनों को मिला दिया। हमने कहा था क्या करते हैं, इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जितने का जरूरत होगा उतने के हम लोग क्या कर देंगे, सबको मिला देंगे, एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे। और उस ऑर्बिटल को हमने कहा था मोतीचूर और जो है बूंदी के लड्डू। अब इनको हमने क्या कर दिया, मिला के 4 ऑर्बिटल बना दिया। और यहाँ पे आप क्या करोगे, CN अपना इलेक्ट्रॉन देगा। और आपको एक और बात बताया था कि CN जब भी देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या एक एक भरना है या कंप्लीटली भरना है, कंप्लीटली एक ऑर्बिटल फिल करना। कंप्लीटली भरना है, तो इस प्रकार से भरना है। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, जो सिंगल नो इलेक्ट्रॉन हो? सर। तो नो सर अगर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? अच्छा, सबसे पहले डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। हमने 4th तक कर लिया है, पहले हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा, पहले हमने D यूज किया और एक S यूज किया और 2 P का यूज किया, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, DsP2। 6 पॉइंट। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, अगर D पहले यूज करते तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। टेट्राहेड्रल। sp3 के लिए टेट्राहेड्रल होता है, और इसके लिए क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। ओके, चलिए 7th पॉइंट की हम बात करते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? पेयर्ड। तो यानी मैग्नेटिक नेचर जो है इसका कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। हो जाएगा। वेरी गुड, कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, √n इंटू n+2। और इसकी जो यूनिट होती है BM या बोहर मैग्नेटॉन होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, अब शॉर्ट फॉर्म में आपकी बुक में जो है BM ही दिखा रहेगा, BMW नहीं कर देना, आप लोग जब डॉक्टर बनोगे तो BMW आएगा, ठीक है, अभी नहीं आएगा। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से अब मुझे बताओ कि इसमें नंबर ऑफ n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, n की वैल्यू 0, यानी कि जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए, क्या आप लोगों को इसे समझ में आया? यस सर। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पे जो D यूज कर रहे हैं, इनर वाला यूज कर रहे हैं या आउटर वाला?
Sir, inner D. क्या कहते हैं? इनर Inner orbital complex. कॉम्प्लेक्स। Inner orbital complex. ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और आपसे बोर्ड में पूछा भी गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? आपके पास देखो -2 है, यानी कि क्या हो जाएगा? टेट्रासाइनाइडो सारे को साथ में लिखना है क्योंकि कोऑर्डिनेशन इस पर है। और क्या हो जाएगा? निकलेट 2. हाँ, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये जो है हो जाएगा। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से सारे पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं कह रहा था आपसे टोटल इस टाइप के इतने सारे जो है क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहां तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैं आपको इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो आपके जितने भी बीबीटी के क्वेश्चन है आज आप खुद ही बनाओगे। करीब करीब हम 15-16 क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग वेट कीजिएगा 10 मिनट तो मैं लगभग क्वेश्चन करा दूँ। चलिए, कहता है CONH3 जो है ना वो क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि NiNH3 जो है वो कैसा है? ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। चलिए मैं लिखता हूं CONH3। मैं थोड़ा सा अब उतना सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब मेरे को लग रहा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे। अब यहाँ पे मुझे बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? मैं निकाल नहीं रहा, सीधे सीधे निकाल दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो NH3 Yes, sir. 3 है. न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे 3+ आ जाएगा, तो यानी कि 3 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेकंड, अब ध्यान दीजिए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? Sir, 6. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, मोनोडेंटेड है तो 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। थर्ड वन, इसका EAN कितना हो जाएगा? आपको पता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना होता है? 27. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27 माइनस कितना कर दें? 3 प्लस 6 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4, अब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। मैं सीधे सीधे कोबाल्ट 3+ का निकाल दूं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कोबाल्ट 3 का कितना हो जाता है? मैं पहले अगर आप लोग कहोगे तो आर्गन 18 हो जाता है, ठीक है, और 3D एंड 4s हो जाता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहां से तो निकल जाएगा 1, और यहाँ पे 7 था तो अब कितना बच गया? 6। बोलिए, अब मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि कि आपको क्वेश्चन करने में जो है बचा सके। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। No, sir. No. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ इस प्रकार से जो है हमने क्या कर दिया, इसको जो है लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा कि डी जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6. 1 2 3 4 5। हम पहले कैसे भरेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, Yes, Yes, sir. sir. फिर क्या करेंगे? पेयर्ड कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? Sir, weak. Strong. आपको मैंने क्या कहा था? PNB। ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे आपके पास और भी जो है खाली है। यहाँ पे क्या हो गया? 3D 4s एंड 4p एंड जो है 4d भी है। ठीक है, हमें जितने की जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर सकते हैं। ओके, आपको इस बार कितना चाहिए? 6 चाहिए। या सबसे पहले तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? यहां से इसको डोनेट करेगा और इन सबको यहाँ पे कर देगा, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा।
एक्चुअली मुझे नए पेज में बनाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा जगह बचाने के चक्कर में थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं नए पेज में ही बना देता हूँ, काम धाम पालो। चलिए वापस वहीं आना पड़ रहा है, आगे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जो है पेयर्ड करा दिया 1 2 3 4 एंड 5। ये तो पहले से पेयर्ड था, ये दोनों मिलके यहाँ पेयर्ड हो गए और ये दोनों मिलके यहाँ पे पेयर्ड हो गए। ठीक है, और एस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनना कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया तो आपके पास 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, क्योंकि कितना NH3 है 6, जितना चाहिए उतना चाहिए। यहाँ डी का कितना खाली 2 और एक एस का, और यहाँ पे कितना है 3 का। तो देखो डी कहाँ का यूज हो रहा है, इनर का। डी कहाँ का यूज हो रहा है, इनर का। डीएस को हम लोग क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे तो ज्योमेट्री तो आपको पता लग गई। जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। ओके, हाँ हाँ बोलिए मनीषा। सर मुझे ये नहीं समझा रहा कि आप ऐसे कैसे बोल देते हो कि ये इनर डी यूज हो रहा है और ये आउटर डी यूज हो ओके, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि डी अगर जहां तक आपने फिल किया उससे पहले वाला यूज कर रहे हो तो इनर डी कहते हैं। जैसे देखो आपको ना ये वाले एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, क्यों मैं कह रहा हूं। आपको 1 मिनट रुकिए मनीषा, ठीक है। जब मैं NiNH3 का यूज करूंगा तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि DsP2 हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे इनर डी का यूज कर रहे हैं ना कि बाहर वाले का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको DsP2 6। आपको इसकी ज्योमेट्री पता है, ऑक्टाहेड्रल। और इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सर D2sp3 नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन? सॉरी सर sp3 नहीं होगी? हाँ sp3 होगी, यहाँ पे DsP3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, D2 है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। डायमैग्नेटिक क्या हो गया, ये जो है डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, mm जो है 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है 9th क्या हो रहा है, इनर डी का यूज हो रहा है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो सेकंड, अब आपको समझ में आएगा क्यों मैं इनर और जो है डी कह रहा हूं। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, निकेल का प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सेकेंड। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सर 6 हो जाएगी। सर 6। ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, Ni+2 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने लिखा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, Ni+2, आपके पास कितना होता है, निकेल 28 होता है, तो आर्गन 18 एंड 3D 8 एंड 4s0, क्योंकि 4s2 होता है तो 2 निकाल दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी के पास हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, 5, 1 2 3 4 5। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, पेयर्ड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ए हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4s है एंड 4p है। ओके, अब देखो ये NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करेगा, यहां से जो है पेयर्ड करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही पेयर्ड करने के लिए गया तो कहते हैं कि जब भी आपके पास ऐसा केस आए, या तो D2sp3 होना चाहिए या sp3 D2 होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका S1 डी का यहाँ का एक डी का यहाँ यूज करे और एक बाहर वाले डी का यूज करे, नहीं। तो कहता है कि जब हमारे पास घर में जैसे मान लो सपोज करो कि अगर मैं सबको या तो बाहर रखो, एक को घर, सपोज करो कि 2 मेहमान है, एक को घर में रखोगे एक को बाहर में नहीं रखेंगे, इसीलिए कहता है कि इसको जो है ना एज इट इज रहने दिया जाता है। अब यहाँ पे इसको कितना चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 तो है और डी का यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे। हमारे पास डी में 5 है लेकिन हम यूज कितने का कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 2 का यूज कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4D। हमारे पास कहाँ से कहाँ तक यूज कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है यूज करेंगे। अब देखो डी कहाँ का यूज हो रहा है, बाहर का। हाँ मनीषा, हाँ अब देखो ये डी कहाँ का यूज हो रहा है, आउटर का, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। sp3d2। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा, आपके सामने जब बाहर वाले डी का यूज करते हैं तो हम बाहर में डी लगाते हैं, अंदर वाले डी का यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर डी का जो है यूज कर लेते हैं। ओके, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाता है, sp3d2 हो जाता है। बाकी चीजें आप लोग यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब है, ये कैसा नेचर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, अच्छा अच्छा मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, mm अंडर रूट सर 8 एन यहाँ पे 2, रूट 8, हाँ तो यानी कि 2n इंटू n प्लस 2, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 8 हो जाएगा। ओके, आप लोग लेफ्ट मत कीजिए प्लीज, 2-4 मिनट जो है वेट कीजिए, यही सेम क्वेश्चन था, हमने जो है आपको बता दिया अलग अलग। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नीट 2018 में क्वेश्चन आया था, बस आपका ज्यादा नहीं 7 मिनट समय लूंगा, आप लोग रुके होंगे तो बहुत ज्यादा चीजें सीखोगे, क्योंकि एप्लीकेशन आपको पता लगना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO4, आपसे पूछा है कि NiCO4, तो NiCO तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, तो आर्गन 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D8 एंड 4s2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपके पास डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 एंड कितना हो गया, 4 एंड 5 हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ एस भी आपके पास है, इस बार एस पूरा फुल का फुल है, और आपके पास देखो लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ये लिगेंड तो क्या करता है कि इसको यहाँ भेज देता है और इस वाले को यहाँ ले आता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। बोलिए, अच्छा हर्ष ने आंसर भेजा है सी, वेरी गुड, सही आंसर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी पूरा का पूरा फुल हो जाएगा, यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, एस एंड क्या हो जाएगा, पी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3, और आपको पता है sp3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टेट्राहेड्रल। और ये सारी ज्योमेट्री कैसी है, पेयर्ड है, यानी कि कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखो ये जो ना आपको याद रखना, जेई एडवांस ने पूछा था कि विल्किंसन कैटलिस्ट का क्या होता है, PPH3 RSCl होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, PiCl4, और एल्युमिनियम C2H5 होल का थ्राइस होता है, जो कि पॉलीमराइजेशन में यूज करते हैं। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 जो है आपसे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलिए मनीषा। सर आपने उसमें पेयर क्यों कर दिया? मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। इससे पहले मैं भी तो निकली था। यहाँ पे एस को तो आप अंदर रख सकते हो ना, उस समय क्या था कि एक इनर डी का यूज नहीं कर सकते, एक बाहर डी का यूज नहीं कर पा रहे थे ना, ये हमने कहा था
यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक डी यहाँ का यूज नहीं करेंगे और एक बाहर का, एक 3D का यूज नहीं कर सकते, एक 4D का यूज नहीं कर सकते ना, या तो हम दोनों डी 4D का यूज कर लेते या तो इसका कर लेते। तो हमारे पास अंदर वाले डी के पास ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हमने क्या करा, बाहर वाले डी का यूज किया। ओके मनीषा? ओके सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर मुझे बताओ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं FeH2O 3+ है, तो मैं सीधे सीधे निकाल देता हूँ Fe+3। तो आर्गन, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जरूर, क्योंकि आप, मेरे को तो याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3D और यहाँ पे 4s, यहाँ पे 2 होता और यहाँ 6 होता, तो 3 जा रहा है तो 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास 3D में क्या है, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 4s क्या है हमारे पास, 0। खैर हमें ये निकालना नहीं है इसकी ज्योमेट्री क्या है, हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या इसको पेयर्ड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा फिर। नहीं करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √n × n+2, और n की वैल्यू कितनी है, 5.9, और इनटू कितना हो जाएगा, 5+2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √35। ओके, अब मैं एक और छोटी सी बात बताता हूँ, आप ऐसा नहीं कीजिएगा इसको कैलकुलेट करने लगेगा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर 1 अनपेयर्ड होगा ना तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 होगा तो, वैसे तो 1 का 1.7 होता है, 3 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 4 होगा तो 4 पॉइंट, और यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा। आप देखो कौन सा ऑप्शन में 5 पॉइंट, तो खैर यहाँ पे दिख रहे हैं, हम यहाँ इसको भी निकाल देते हैं। हाँ, तो इसको भी निकाल देते हैं Fe(n)6 का होल थ्राइस के लिए। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो सेम यहाँ तक हो जाएगा। ये तो हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये क्या करता है कि ये वाला यहाँ पेयर्ड हो जाएगा और ये वाला यहाँ पेयर्ड हो जाएगा, और अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 × 1+2 √3, और √3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.7 हो जाती है। 1.7। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग वेट कीजिए, 1-2 मिनट और लगेगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन सबका जो है निकालना है। आप लोगों को ग्रीन प्लस दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि Fe का जो है +3 के लिए निकालना है। Fe+3 के लिए कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है, आर्गन 18 और 3D एंड 4s2, 3 निकलेगा तो यहाँ से 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और Cn बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है पेयर्ड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा, 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए Fe सेम चीज है इस बार, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, ये कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, Fe+3 के लिए निकालना है। अब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 आएगा, 5 आ जाएगा। वेरी गुड आंसर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो है 5 लिख दिया। अब देखो COFe6 कोबाल्ट का कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, यानी कि 27 है, तो कोबाल्ट +3 का निकालना है। तो आर्गन 18 और हमारे पास कितना हो जाएगा, 3D एंड 4s। अगर यहाँ पे 2 होता तो, और कोबाल्ट कितना होता है 27, तो 7 हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, तो पेयर होगा या नहीं होगा? नो सर, नहीं होगा। नो सर। जो कितना अनपेयर्ड हो जाएगा, सर 4 अनपेयर्ड। 4 अनपेयर्ड। तो यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूँ, 4 अनपेयर्ड लिख देता हूँ।
अब देखो CrOH यहाँ पे -2 होता है, तो यानी कि क्रोमियम पे कितना हो जाएगा, +3। क्रोमियम कितना होता है, 24, तो आर्गन 18 और 24 होता है, तो यानी कि हमारे पास 3 है, तो 3D3 एंड 4S0, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। और निकेल का कितना हो जाएगा, निकेल 28, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, आर्गन 18 और हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3D8 3D8 एंड 4S2। 4s2 CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3D8 है, तो बताइए ये कैसा हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1s2, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ चले आएगा, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 0 तो अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा, 5, यानी कि बी कहाँ है, अच्छा यहाँ और डी में है। उसके बाद देखेंगे कौन सा है, C 4, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। फिर आपके बाद जो है B और C हो गए, तो फिर कौन सा है, D, तो यहाँ पे कहा D, अच्छा दोनों में यहाँ भी D है, ओके। अब देखते हैं E डी एंड ऑप्शन A, यानी कि क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जिसका राइट आंसर है। ऑप्शन ओके, आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ। आपका होमवर्क क्या है कि कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को बना के लाना है, आप लोग इसको बनाइएगा, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पर्सनल टेक्स्ट कर देना, मैं इसका आंसर जो है आप लोगों को दे दूंगा। प्लीज जरूर बनाना, अगर जब आप बनाते हो तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप बनाते तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। और फिर जो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में CFT की हम बात करेंगे, ठीक है।